गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा लेक्चर है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर के बचे हुए पोर्शंस पर। मैंने आपको बताया था दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स और पहला बताया था टेम्परेचर। इसको हमने लास्ट 2 लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता पर, और दूसरा हमने एक रिलेशनशिप बिल्डअप किया था 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे उनके टेम्परेचर कोफिशिएंट के बीच में। अल्फा 2 इक्वल टू, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ना, अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1। ये हमने रिलेशनशिप बिल्डअप किया था टेम्परेचर। दूसरा हमारा मेजर फैक्टर होता है जो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को बदल सकता है, वो होता है इफेक्ट ऑफ एलॉइंग। तो तीसरा मेजर फैक्टर होता है हमारा मैकेनिकल स्ट्रेस। तो ये टेम्परेचर वाला ये हम लास्ट के 2 लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम इफेक्ट ऑफ एलॉइंग ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर तथा इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिस्कस करने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ एलॉइंग। एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। जब आप किसी शुद्ध धातु में, शुद्ध चालक में कोई दूसरी धातु एक निश्चित मात्रा में मिलाते हैं अशुद्धि के रूप में, तो क्या होता है, उसकी प्रतिरोधकता परिवर्तित हो जाती है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रही हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जब किसी शुद्ध धातु में कोई दूसरी धातु एक निश्चित मात्रा में अशुद्धि के रूप में मिलाई जाती है, तो इससे शुद्ध धातु, जो है आपका शुद्ध चालक पदार्थ था, शुद्ध चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता परिवर्तित हो जाती है। जो भी आपकी मिश्र धातु बनती है अशुद्धि मिलाने के बाद, जो आपका रिजल्टिंग मटेरियल होता है, उसको हम बोलते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु की संरचना शुद्ध धातु की जैसी नहीं होती, शुद्ध धातु के समांगी नहीं होती, होमोजीनियस नहीं होती। शुद्ध धातु की तुलना में होमोजीनियस नहीं होती है। जो आपकी नवनिर्मित मिश्र धातु होती है, नवनिर्मित मिश्र धातु यानी कि एलॉय जो होता है आपका, उसकी चालकता कम होती है। अब मेन बात ये आ गई कि हमने अलॉइंग तो कर दी, बट मेन पॉइंट इज दिस कि वाई वी डू अलॉइंग ऑफ मटेरियल्स। हम धातुओं की अलॉइंग करते क्यों हैं?
इसका आंसर है कि जब हमें कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल प्रॉपर्टी चाहिए होती है तो हम मिश्र धातुओं को बनाते हैं। कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल गुणों को प्राप्त करने के लिए मिश्र धातुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमारी पीतल का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, पीतल के बर्तन होते हैं, तो पीतल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास। तो जो पीतल होता है आपका ब्रास, वो कैसे बनता है, उसका कंपोजिशन है कि जब आप 60% कॉपर में 40% जिंक मिलाते हैं तो आपको पीतल मिलता है, ब्रास मिलता है। और जो ब्रास की रेजिस्टिविटी होती है, ब्रास की प्रतिरोधकता कॉपर की प्रतिरोधकता, मेन इसमें कंटेंट क्या है, कॉपर है ना, क्योंकि 60% कॉपर मिला हुआ है। ब्रास की जो प्रतिरोधकता होती है वो कॉपर की तुलना में 4 गुना ज़्यादा होती है, 4 टाइम्स ज़्यादा होती है। या इसे ऐसे कह सकते हैं कि ब्रास की कंडक्टिविटी कॉपर की तुलना में 1/4 होती है, मतलब चौथाई होती है। तो दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ एलॉइंग ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, यानी कि किसी भी शुद्ध धातु में आप कोई भी अशुद्धि मिला के एक मिश्र धातु बना सकते हैं। और जो मिश्र धातुएं होती हैं उनका यूज़ हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस। इसको इरेज कर रही हूँ मैं। इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस पढ़ाने से पहले मैं आपको डक्टिलिटी बताना चाहूंगी कि क्या होती है, आपने सुना भी होगा। डक्टिलिटी को हिंदी में तन्यता कहते हैं। तन्यता पदार्थ का वो गुण होता है जिसके कारण उसको खींच कर, यानी कि खिंचाव बल लगाकर उस पदार्थ से चादरें, उस पदार्थ की चादरें यानी कि शीट्स तथा तारें बनाई जा सकती हैं। तो डक्टिलिटी वर्ड बार बार यूज होगा, तो पहले मैंने आपको डक्टिलिटी स्पेसिफाई कर दिया। अगर किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में डक्टिलिटी नहीं होगी, तन्यता नहीं होगी, तो क्या होगा, जैसे आप उसे तार बनाने के लिए, सपोज आप तार बनाना चाहते हैं किसी भी चालक पदार्थ का, उसको खींचेंगे और डक्टिलिटी ना होने के कारण वो खींचेगा नहीं, पहले ही टूट जाएगा। तो किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में डक्टिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डक्टाइल नहीं होगा कंडक्टर, उसमें तन्यता का गुण नहीं होगा, तो इस केस में आप कभी भी उसके केबल्स, वायर्स या शीट्स नहीं बना सकते हैं। तो इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस हम डिस्कस करते हैं आगे। मैकेनिकल स्ट्रेस 2 तरीके का हो सकता है, खिंचाव बल लग सकता है और दबाव बल लग सकता है। सपोज आपका ये कोई ऑब्जेक्ट है, खिंचाव बल लगाना है तो बल की दिशा कैसी होगी, बाहर की तरफ, और दबाव बल लगाना है तो बल की दिशा कैसी होगी, अंदर की तरफ। खिंचाव बल में क्या होगा, अब इसका जो आयतन है, जो इसका वॉल्यूम है, वो तो फिक्स ही रहेगा, तो क्या होगा, ये थोड़ा लंबा पतला हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा। और
जब आप दबाव बल लगाएंगे उस केस में क्या होगा, लंबाई घट जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा, ऐसे ही होता है ना। तो अब क्योंकि दो तरीके के बल हैं तो दो तरीके के आपके इफेक्ट होंगे, दो तरीके के मैकेनिकल डिफॉर्मेशन होंगे। तो पहले हम खिंचाव बल से होने वाले मैकेनिकल डिफॉर्मेशन की बात करेंगे। सपोज आपने किसी पदार्थ पे खिंचाव बल लगाया तो क्या हुआ, उसमें मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हुआ। मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हुआ तो क्या हुआ, अभी आपको डायग्राम से समझाया था। खिंचाव बल लगाने पर क्या होगा, चालक की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है। माना कि पहले लंबाई थी चालक की L और खिंचाव बल लगाने के बाद हो गई L प्लस डेल्टा L। ठीक है। दूसरा प्रभाव ये पड़ता है खिंचाव बल लगाने पर कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। बताया था कैसे, दिखा दे रही हूँ एक बार मैं फिर से आपको। ये पदार्थ की लंबाई है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जब आपने खिंचाव बल लगाया L बढ़ गई, L प्लस डेल L हो गई, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले इतना था, वे इतना रह गया। तो जब भी खिंचाव बल लगाएंगे तो चालक की लंबाई बढ़ जाएगी तथा क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका कम हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो आपका प्रतिरोध होता है किसी भी पदार्थ का, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब आपने खिंचाव बल लगाया, L बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ा। दूसरा पॉइंट है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हुआ। जब ये कम होगा तो आपका R और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि खिंचाव बल लगाने से लंबाई में वृद्धि हो गई, जिसकी वजह से चालक का प्रतिरोध बढ़ा, तथा क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, इसकी वजह से चालक का प्रतिरोध और ज़्यादा बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी चालक पे खिंचाव बल लगता है तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि उसकी प्रतिरोधकता रो बढ़ जाती है। इट मीन्स रो इज, चालक की प्रतिरोधकता रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन कंडक्टर। ठीक है, ये कह सकते हैं हम। अब हम दूसरी बात करते हैं। अगर हम चालक पे खिंचाव बल की जगह दबाव बल लगाएं, दबाव बल लगाएंगे, कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे हम। कंप्रेसिव फोर्स लगाने पे क्या होगा, चालक की लंबाई में कमी हो जाएगी। सपोज L की से L माइनस डेल्टा L हो जाएगी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की जगह बढ़ जाएगा। और अगेन वी नो दैट के R एज वी नो दैट R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब आप देख रहे हो फर्स्ट पॉइंट की वजह से लंबाई में कम हो जाएगा, L कम हुआ तो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और A बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस आपका उस मटेरियल का और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इस केस में दबाव बल लगाने पे जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो कम हो रही है, इसके लिए, इसकी वजह से जो आपकी रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इट मीन्स आपकी रेजिस्टिविटी भी कम हो रही है। तो अब आपने देख लिया कि दो तरीके के मैकेनिकल स्ट्रेस हो सकते हैं, और दोनों तरीके के मैकेनिकल स्ट्रेस का चालक की प्रतिरोधकता पर सीधे प्रभाव पड़ता है। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक, इफेक्ट ऑफ एलॉइंग और इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप आगे मेरे से पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। आज के लिए थैंक यू क्लास।